क्लियर रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके दरमियान में मौजूद होंगे। अब आइए इस जलसे को आगे बढ़ाते हुए ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करूंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपने से देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बरसों से काम कर रहे हैं और बहुत तकलीफें भी उन्होंने मजलिस के लिए उठाई हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर महाराष्ट्र के अंदर जब मजलिस का काम नहीं था तो उन्होंने उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम जोरों शोरों से किया और मजलिस का पैगाम घर घर तक पहुंचाया। तो आइए अब उन्हीं को आपके मुखातिब करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ पर बैठे हुए, मैं एक गुजारिश है आपसे, मैं एक नारा लगाऊंगा, आपको नारे का जवाब देना है। देंगे ना? हाथों को बुलंद कर कर बोलो, देंगे कि नहीं देंगे? मैं नारा लगा तो आपको जवाब देने नारे का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इमाम इमाम असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जनाब अब्दुल बशीर, जनाब अब्दुल बशीर। माशाल्लाह आपके नारों की आवाज ने साबित करा दिया कि आपके दिल में आज भी हरारत जिंदा है। आप डरने या घबराने वाली कौम नहीं है, आप मर्दे कलंदर, मर्दे मुजाहिद कौम है। अब आइए हमारे नंदुरबार जिला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर और उत्तर महाराष्ट्र मजलिस के उपाध्यक्ष जनाब रफत हुसैन साहब, इन्हें आवाज दूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपने ख्यालों का इजहार करें। जोरदार तालियों के साथ जनाब रफत हुसैन साहब का इस्तेकबाल करें। सहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूरत शहर के जिम्मेदारान, उलमा इकराम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के वॉलंटियर हजरात, पार्टी वर्कर्स और मेरे सामने मौजूद ये जम्मे गफीर, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माप माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं एक जिंदा दिल कौम से मुखातिब हूं, मुझे ये लगना चाहिए। मेरे सलाम का जवाब अगर नहीं आता है तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, हम आज जिस शख्सियत की मोहब्बत में, जिसकी एक झलक पाने के लिए, जिसको सुनने के लिए यहां मौजूद है, वो एक ऐसी पसमानदा कौम की नुमाइंदगी कर रहा है जिसका वकार एक जमाने में पूरी दुनिया ने देखा और आज उसकी पस्ती को भी पूरी दुनिया देख रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम वो डिसिप्लिन वाली कौम है कि जिसकी इबादत भी डिसिप्लिन के बगैर नहीं है। बताइए क्या हमारी नमाज डिसिप्लिन के बगैर है? क्या हमारी नमाज है डिसिप्लिन के बगैर? जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, तमाम के तमाम एक साथ हाथ बांध के अल्लाहु अकबर कहते हैं, तमाम के तमाम सफे दुरुस्त करके खड़े होते हैं। तो क्या मस्जिद के अंदर तक ही ये डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए? हमने दुनिया को पूरी जिंदगी जीने का डिसिप्लिन दिया। ये कहने का मकसद ये है कि हम जिस लीडर की मोहब्बत में, उसकी एक झलक पाने के लिए, उसको सुनने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि उसके आने से पहले हम एक अच्छे तरीके से डिसिप्लिन का मुजाहिरा कर लें। बार बार मुझसे पहले के मुकर्रिर और पेशतर यहाँ के इंतजामिया के लोग आप लोगों से दरखास्त कर रहे हैं, खुसूसन कॉर्नर्स पे खड़े हुए उन लोगों से, कि आप नशिस्तें संभाल लीजिए, कुर्सियां खाली है, लेकिन आप लोग सुनने को तैयार नहीं, आप लोग साइड में खड़े हो। जब सदर ओवैसी साहब आएंगे उस वक्त और भी गर्दी का आलम यह रहेगा कि आप लोगों को सिक्योरिटी वाले यहां पर भी खड़े नहीं रहने देंगे। फिर आप कहां जाओगे जब वो भी नशिस्तें भर जाएगी? तो बराए मेहरबानी आपसे फिर से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप लोग डिसिप्लिन का मुजाहिरा करें और नशिस्तों पर बैठ जाए जाकर।
मीडिया वालों को तकलीफ हो रही है, सिक्योरिटी वालों को तकलीफ हो रही है, और ये सब देखकर बद इंतजामी, बद निजामी हम लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो मैं साहब के आने से पहले आप लोगों से दरखास्त कर रहा हूं कि आप लोग पीछे जाके नशिस्तों पर बैठ जाइए। दोस्तों, यकीनन ये जलसा इंतखाबी जलसा है। इससे पहले गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ चुनिंदा जगहों पर बल्दिया के इंतखाबात लड़े, बल्दिया यानी कॉरपोरेशन से, जिसमें अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा इन शहरों के नाम है। महाराष्ट्र के बॉर्डर से मैं हूं, नंदुरबार जिले से, तो सूरत के और करीब करीब के डिस्ट्रिक्ट से जो भी मेरे जानने वाले दोस्त लोग जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो कई लोगों ने हमसे दरखास्त की कि आप लोग साहब से कहिए कि सूरत में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट लड़वाए और कंटेस्ट करे। दोस्तों, हमने मुसलसल कोशिश की, गुजरात सदर साबिर काबलीवाला साहब से कहा, महाराष्ट्र के हमारे सदर MP इम्तियाज जलील साहब से कहा, उनके जरिए से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी रिक्वेस्ट की कि साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ चुनिंदा शहरों में बल्दिया के इंतखाबात लड़े, लेकिन सूरत से भी मुसलसल चाहने वाले ये चाह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर भी इलेक्शन लड़े। और अल्लाह ने आज ये मौका दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीधे असेंबली के इलेक्शन में आप लोगों के दरमियान आई है, आपकी मोहब्बतों को देखते हुए, आपकी चाहतों को, आपकी तड़प को देखते हुए। मैं ये चाहता हूं कि बताना चाहता हूं आप लोगों को कि देखिए, अवाम और लीडर एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों तराजू के बाजू होते हैं एक दूसरे के, कोई एक पलड़ा नहीं हो तो तराजू अधूरा है। जैसे अवाम एक पलड़ा है, लीडर उसका दूसरा पलड़ा है। जब अवाम को जरूरत होती है, उसका लीडर उसके बीच में रास्ते पर उतरकर उनकी मुश्किल का हल करने के लिए उनके साथ में खड़ा हो, वो लीडर है। लेकिन जब लीडर को जरूरत होती है तो अवाम उसके लिए खड़ी हो, वो अवाम है। आज आपके लीडर को आपकी जरूरत है, आपके वोटों की जरूरत है। और जब आप अपनी ताकत, अपनी मोहब्बत और ये दिखाओगे, ये जताओगे अपने वोट के जरिए कि हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक नुमाइंदा दिया है, हमारे बीच का, हमारी तड़प रखने वाला है, हमारे दुख तक, दर्द और तकलीफ को समझने वाला है, वो हमारे बीच से उठाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। हम इसके पूरक बनेंगे, हम इसको वोट के जरिए ताकत बख्शेंगे, हमारी ताकत के जरिए ये ऐवान असेंबली में जाएगा और हमारी ताकत को जताते हुए हमारे मसाइल का हल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले निकाल के लाएगा। ऐवान असेंबली में जो लोग हमारे हक को अब तक दबाए हुए रहे, हमारे हक को हम तक पहुंचने नहीं दिया, उन तमाम की जालिमों की आंख में आंख डालकर, उनके गिरेबानों तक हाथ पहुंचाकर हमारा हक ने उनके हलक से निकाल के लाएगा। ये सोचते हुए, ये तय करते हुए, तमाम बातों का हिसाब किताब रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर नुमाइंदा दिया है। ये तमहीद बांधने का मकसद मेरा ये है कि अब यहाँ पर जब ये जलसा हो जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे, आप लोगों की मोहब्बतें देखने के बाद में जब दूसरी पार्टियों के खेमों में हलचल मचेगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जलसे के बाद में, तो अब वो अपने सिखाए हुए पोपट आप लोगों के दरमियान में भेजेंगे। मैं ये जो कह रहा हूं आप वक्त के साथ लिख के रख लीजिए। ये लोग आपके बीच में आएंगे और फिर हिसाब किताब बताएंगे। जो चौथी फेल है वो आपको गणित लेके बैठेगा कि अरे यार, यहाँ तो ये समाज के इतने वोट, वहां तो वो समाज के इतने वोट, ये पार्टी ये कैंडिडेट दे रही है, वो इतने वोट लेकर जाएगा, वो पार्टी वो ये कैंडिडेट दे रही है, वो इतने वोट लेके जाएगा, फिर अगर ये वोट खड़े रहेंगे तो ये इनका वोट कटेगा। अरे 27 सालों से तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं थी। आप अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, उसके बाद में जितनी भी अपने आप को सेक्युलर कहने वाली जमातें थी, इन्हीं लोगों को आपने वोट दिया ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बताइए, इन्हीं लोगों को आपने वोट दिया ना? क्यों बीजेपी जीती भाई? क्या सेक्युलरिज्म के कूली हम ही हैं? क्या हमने जिम्मेदारी ली है सेक्युलरिज्म के नाम पे इनको वोट देने का?
चलिए, हमने बरसों बरस तक इनको वोट दिया। इन लोगों ने वोट हासिल करने के बाद जब ऐवान में पहुंचे, इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया? आपके मोहल्लों के लिए, आपके वार्ड के लिए, आपके इलाकों के लिए क्या किया? मेरे महाराष्ट्र के सदर एमपी इम्तियाज जलील साहब एक बात कहते हैं अपने जलसों में। उन्होंने कहा कि हर शहर में 2 शहर बसते हैं, हर शहर में 2 शहर बसते हैं। पहला शहर पसमानदा तबकात, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी और एनटी का, ये एक शहर हुआ। और दूसरा शहर हुआ, आपने देखा है पौष इलाके जाके, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबको बराबरी का हक देता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक दूसरे को बराबर का दर्जा देता है, पूरे हिंदुस्तान में हर समाज को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, फिर हमारे साथ में क्यों ऐसा किया जाता है? क्या टैक्स सिर्फ वो लोग भरते हैं जिनके इलाके पहुंच है? क्या टैक्स सिर्फ वो लोग भरते हैं जहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए जाते हैं? क्या टैक्स सिर्फ वो लोग भरते हैं जहां पर आला दर्जे की मेडिकल सुविधाएं दी जाती है? क्या हम लोग उसके हकदार नहीं है? दोस्तों, 178 या 79 की असेंबली है आपकी गुजरात की। जब ये सेक्युलरिज्म की या सबको बराबरी का हक देने की बात करते हैं, तो आप बताइए ईमानदारी से कितने फीसद यहां पर दलित और मुसलमान है गुजरात के अंदर? क्यों उनको उनकी नुमाइंदगी नहीं दी जाती उतने फीसद के हिसाब से? 179 में कितने कैंडिडेट आपको सेक्युलर पार्टियां देती है? जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां कंटेस्ट करने निकल रही है, तब ये बातें आएगी कि अरे फला पार्टी भी कैंडिडेट देने वाली है, ये अब अगर खड़े हो जाएंगे तो ये वोट काटेंगे। अरे भाई, हम इतने वर्षों से तो वोट काटे नहीं आपके। दोस्तों, कई बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले आपके बीच में आएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरह की पार्टी है, वो तो इनसे मिले उनसे मिले। यकीन जानिए आप, एक वाहिद मर्द मुजाहिद वो शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जिसने अपने ईमान की बुनियाद पे उलमाओं की महफिल में जब ये सवाल उठाया गया, मैं गवाह हूं उस बात का, उन्होंने कहा था कि जितने लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं, यहां बात नहीं करूंगा, मैं खर्चा उठाऊंगा, मेरे साथ चलिए जिम्मेदारान कौम मिल्लत के, मैं मदीना शरीफ में चलूंगा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर उनकी जाली पे हाथ रख के मैं कहने को तैयार हूं कि जितने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं हशर के दिन भी खड़ा रह के जवाब दूंगा कि मैं व्हाइट कॉलर हूं। इससे ज्यादा तस्दीक आप लोगों को क्या चाहिए? और जिन लोगों ने वक्त के साथ कांग्रेस की डूबती नैया को देख के बीजेपी में पलटा मार दिया, फला पार्टी की डूबती नैया को देखकर बीजेपी और फला जातिवादी पार्टियों में पलटा मार दिया, आज आपके बीच में आकर वो कहते हैं, वो झूठे लोग आपके सामने आकर कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये ऐसी पार्टी है, इनसे मिली उनसे मिली और इनके साथ में उनका गठजोड़ है। और ये तो क्या आप यकीन करेंगे इनकी बात पर? पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आप लोग यकीन करेंगे इनकी बात पर? आप लोगों को यह साबित करने का वक्त है। अब अगर वो लोग कहते हैं तो मैं आपको कुछ बातें बताकर जाऊंगा अपनी जगह पर कि आप उनसे पूछिए कि जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी बुनियाद डाली, वहां पर पसमानदा इलाकों में ओबीसी, एससी, एसटीज, दलित और माइनॉरिटीज और मुस्लिम के इलाकों में देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर नुमाइंदा चुन के आया है, अगर कॉर्पोरेटर चुन के आया है, तो उसने उसके वार्ड के क्या कंडीशन करके रखी है जो पहले कई वर्षों में नहीं होती थी। अगर एमएलए चुनकर आया है तो उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या नहीं करवा के लाया है। आप देखिए निकाल कर पूरा हिस्ट्री और पूरा रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में देखिए हमारे एमएलएज है, बिहार में हमारे एमएलएज है, और हैदराबाद की तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल ही नहीं दी जा सकती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, फोर्ब्स एक यूएसए की पत्रिका निकलती है, जानते हैं कितने लोग? इंटरनेशनल मैगजीन है फोर्ब्स नाम की। फोर्ब्स पूरी दुनिया में एक साल के अंदर किसी एक विषय के ऊपर सर्वे करती है। वो पत्रिका ने 2011 में पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर सर्वे किया था। पूरी दुनिया में जहां पर भी सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर लोकशाही है जैसा हमारे मुल्क में है, उन तमाम में जो पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता पर रही, राज कर रही है, उनके ऊपर फोर्ब्स ने सर्वे किया, पूरी दुनिया की पार्टी। और मैं पूरे फखर के साथ कहूंगा कि 2011 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिर्फ एक एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, एक एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, और तेलंगाना असेंबली के अंदर सिर्फ 7 एमएलए पार्टी के थे, और वहां पर
बल्दिया के अंदर 45-46 कॉर्पोरेटर थे, उसके अलावा कहीं पर भी कोई नहीं था 2011 में। उस वक्त फोर्ब्स मैगजीन ने यह सर्वे दिया था कि पूरी दुनिया में जितनी भी लोकशाही में पार्टियां सत्ता पे रही, राज कर रही है, उन्होंने सियासत को सिर्फ सियासत किया, वोट हासिल किए और सत्ता भोगी। लेकिन पूरी दुनिया में वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक MP वाली पार्टी ऐसी पार्टी है जो सियासत के साथ साथ तालीमी मेयार को लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के लिए काम कर रही है। उसके बाद में मेडिकल के लिए सुविधाओं के लिए पब्लिक के लिए काम कर रही है। उसके बाद में फाइनेंशियली मामलों को लेकर पब्लिक में काम कर रही है। अरे इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि देश में तो भी कुछ मीडिया के कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, वो खरीदे बेचे जा सकते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल मीडिया, वो इंटरनेशनल पत्रिका, उनको क्या पड़ी है भाई? वो अगर ऐसा सर्वे दे रहे हैं, आपके बीच में अगर कोई आता है कि वो फला का एजेंट, ओवैसी फला का एजेंट, MIM फला से मिली हुई, तो उनको ये बताइए कि अगर वो उनका नुमाइंदा जीत के आने के बाद में आपको अच्छी तालीमी फैसिलिटीज देता है, आला दर्जे की KG से लेके PG तक इंग्लिश मीडियम की तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे गरीब के बच्चे को पढ़ने को मिलती है, उसके बाद में दीनी तालीम की दरसगाहों को सरकार से फंड हासिल करा के मेयारी दर्जे की तालीम वहां दी जाती है, उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटीज के नाम में पूरे हिंदुस्तान में दिखाने को कोई हॉस्पिटल प्राइवेट का, कोई पार्टी का या किसी संगठन का नहीं है जो ओवैसी और असरा हॉस्पिटल वहां पर है। आप उनसे पूछिएगा, अगर इतनी अच्छी फैसिलिटीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा अगर जीत के आने के बाद में हमको यहां पर दे रहा है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता वो किससे मिला हुआ है। अरे आप ऐसी सेक्युलर पार्टियों से अच्छा है ना फिर वो वैसा आदमी। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े जिम्मेदारान के बीच में ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। मैं कुछ ही लम्हों में आपके दरमियान आपका चहीता लीडर, हमारा प्यारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ फरमा होंगे, इसलिए मैं इस शेर के साथ आपसे रजा लूंगा। पहला शेर तो मैं उन लोगों के बीच में उन लोगों के लिए बोलूंगा जो लोग आपके बीच में आने वाले फला पार्टियों की तरफ से भेजे जाने वाले कि अरे देखो ओवैसी साहब की सभा हो गई, बहुत जम्मे गफीर था, कहीं इलेक्शन नहीं पलट दे तो समझाओ जाके फला पार्टी का कैंडिडेट आ सकता है, आप उसकी तरफ देखो, फला आ सकता है उसकी तरफ देखो। तो दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा, लगा के आग दरख्तों को अपने हाथों से, लगा के आग दरख्तों को अपने हाथों से, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। तो ये लोगों ने बरसों बरस तक सियासी तौर पे हमारे दरख्तों को आग लगाई और फिर साये के लिए भी तलमलते हैं 5 साल तक। इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम गणित और तमाम सारे कैलकुलेशंस करने के बाद आप लोगों के बीच में अब्दुल बशीर भाई जैसा नुमाइंदा, सुलझा हुआ नुमाइंदा आपके बीच का बंदा दिया है। किसी को ना पूछते हुए आप जब इलेक्शन का वोटिंग का दिन रहेगा, फजर की नमाज पढ़िए और सबसे पहले अव्वल सातों में जाके अब्दुल बशीर भाई के नाम के आगे, पतंग के निशान के आगे अपना मोहर लगाकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में अब्दुल बशीर भाई को जिताइए। और मैं आप लोगों के लिए ये शेर कहते हुए अपनी जगह लूंगा कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, ये थे हमारे उत्तर महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जनाब सैयद रफत हुसैन साहब। मेरे अजीज दोस्तों, यकीनन सूरत के वाम के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब ही नकीब मिल्लत, शहजादा सालार मिल्लत, फख्र हिंद, मर्द मोमिन, मर्द कलंदर, नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने रूबरू होंगे और आपको सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना है। मेरे अजीज दोस्तों, यकीनन गुजरात के अंदर जो है चुनाव का माहौल है, इलेक्शन का माहौल है और हर जमात अपना अपना कैंडिडेट लेकर उतर रही है। मैं वो आप तमाम से कहना चाहता हूं